पटरी के बगल में ये बॉक्स क्यों लगाए जाते हैं? और क्या आपने कभी सोचा है कि नेविगेशन के इन्वेंशन से पहले कार्स में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था? साथ ही साथ ये आइसबर्ग पानी में नीचे जाने के बजाय इस तरीके से जादुई वे में हवा में कैसे उठ रहा है? ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए टर्मिनेटर फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों इस वीडियो क्लिप को देखिए जहां पर जैसे ही एक इंसान के द्वारा एक फिश टैंक में भरे पानी के ऊपरी हिस्से पर जब लेजर को डाला जाता है तो वो लेजर लाइट एक स्ट्रेट बीम की तरह एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ट्रेवल करती है। लेकिन जैसे इस लेजर बीम को टैंक के बॉटम में लाया जाता है ये कुछ इस तरीके से जादुई वे में अपने आप ही बेंड हो जाती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? असल में दोस्तों सबसे बड़ा एग्जांपल है ग्रेडियंट डेंसिटी और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। असल में दोस्तों इस कारनामे को करने के लिए आपको एक फिश टैंक में पानी को भरकर उसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में शुगर को डालना होगा। लेकिन आपको शुगर को पानी में डालने के बाद मिक्स नहीं करना है बल्कि इस पूरे ही सॉल्यूशन को 24 से 30 घंटों तक ऐसे ही छोड़ देना है। अब दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि 24 से 30 घंटे के बाद जब शुगर अपने आप ही सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाती है तो उस सॉल्यूशन में डेंसिटी ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है। साधारण शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि उस एक ही सॉल्यूशन के टॉप और बॉटम में डेंसिटी का काफी बड़ा फर्क जनरेट हो जाता है। जहां पर क्योंकि शुगर टैंक में ऊपर की तरफ ट्रेवल नहीं कर सकती है तो उस एरिया की डेंसिटी एक नॉर्मल वाटर की डेंसिटी के बराबर ही होती है। लेकिन बात अगर इस टैंक के बॉटम की जाए तो उस एरिया की डेंसिटी शुगर पार्टिकल्स की वजह से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब अगर इस कंडीशन में जैसे ही किसी भी लेजर बीम को टैंक के ऊपरी हिस्से पर डाला जाता है तो वो एक नॉर्मल लेजर बीम की तरह रिएक्ट करती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जैसे ही इस लेजर बीम को टैंक के बॉटम में डाला जाता है तो क्योंकि उस एरिया की डेंसिटी शुगर पार्टिकल्स की वजह से काफी ज्यादा हाई होती है तो वो लाइट के रिफ्रैक्शन को क्रिएट करती है। परिणाम स्वरूप हमारी लेजर बीम उसी हाई डेंसिटी की वजह से कुछ इस तरीके से बेंड होना शुरू हो जाती है। एंड गेस व्हाट, आप इस कारनामे को खुद से अपने घर में भी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 14। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी नई सिटी में जाते हैं तो वहां के रास्तों को जानने के लिए हम तुरंत ही अपने फोन या फिर व्हीकल में नेविगेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर नेविगेशन या फिर जीपीएस के इन्वेंशन से पहले किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था? नहीं तो चलिए आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूं। असल में दोस्तों टेक्नोलॉजी का नाम आइटर F2 नेविगेशन था जिसको कि साल 1930 में डेवलप किया गया था। असल में दोस्तों एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म था जिसके नीचे हर जगह पर बहुत सारी एलईडी लाइट्स लगी रहती थी। अब ट्रेवलर को जिस भी सिटी में ट्रेवल करना होता था उसके पेपर मैप को वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ इस तरीके से रखा करते थे जिसके बाद वो मैन्युअली एलईडी लाइट को अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर सेट किया करते थे। जिसके बाद ये डिवाइस आपकी कार की स्पीड और जायरो सेंसर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने प्लेटफॉर्म की एलईडी लाइट को उसी डायरेक्शन और स्पीड में आगे बढ़ाना शुरू करती थी जिस डायरेक्शन और स्पीड से आपकी कार आगे बढ़ रही होती थी। और यही वो कारण था जिसके चलते हुए इस डिवाइस को कार नेविगेशन की सबसे पहली डिवाइस भी माना जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 13। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बहुत से लोग रात में मच्छरों से बचने के लिए अपने आसपास मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी फिश भी मौजूद है जो इसी काम को बेहद ही नेचुरल और अमेजिंग वे में करती है? असल में दोस्तों इस फिश का नाम पैरट फिश है जिसको कि क्लोरोरुस सॉर्डिडुस के नाम से जाना जाता है। असल में दोस्तों इस कलरफुल फिश को काफी ज्यादा रेयर माना जाता है। यहां पर सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस फिश की स्किन कुछ इस तरीके से ग्रो करती है कि जितने भी ब्लड सकिंग पैरासाइट्स होते हैं वो इसकी स्किन की तरफ अपने आप ही अट्रैक्ट होते रहते हैं। जिसके चलते हुए जब ये फिश रात में सोने जाती है तो ये अपनी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने मुंह से एक बड़े मस्कस बबल को क्रिएट करती है जिसके बाद ये उस बबल से एक ब्लैंकेट की तरह अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। तो ये तो बात हो गई इस अमेजिंग फिश की। अब बात करते हैं कुछ रेयर चीज की। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक पैरेट फिश को उसी बबल से अपनी पूरी बॉडी को कवर करता हुआ दिखाया जा रहा है जिसमें आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि ये फिश ब्लड सकिंग पैरासाइट से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कितने अमेजिंग वे में उस बबल को क्रिएट करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने एक बेहद ही रेयर फिश के साथ उसके रेयर बबल को भी देखा है। फैक्ट नंबर 12। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में बड़े बड़े देशों में एडवेंचरस स्पोर्ट और यहां तक कि ब्राजील में ब्राजीलियन एयरफोर्स के द्वारा भी कुछ इस तरीके के ह्यूमन पावर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है जिसको कि बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा फ्यूचर की और फ्यूल सेविंग टेक्नोलॉजी बताकर मार्केट में उतारा जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह टेक्नोलॉजी भी भविष्य की नहीं बल्कि साल 1961 की है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा लेकिन 9 नवंबर साल 1961 में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के कुछ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के द्वारा इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ह्यूमन पावर एयरक्राफ्ट को बनाकर तैयार किया गया था।
जिसको कि साल 1962 में आधिकारिक तर्ज पर लोगों के सामने उतारा भी गया था। लेकिन क्योंकि उस समय बड़ी बड़ी कंपनीज का ध्यान मोटराइज्ड एयरप्लेन्स को काफी ज्यादा एडवांस बनाने के ऊपर था, तो इस टेक्नोलॉजी पर कभी भी लोगों का ध्यान प्रॉपर तरीके से गया ही नहीं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए प्रेजेंट डेट में बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा पिछले कुछ सालों से इसी ही टेक्नोलॉजी को फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बताकर लोगों के सामने पेश भी किया जा रहा है। तो एक बार फिर से 16वीं बार फ्यूचर की टेक्नोलॉजी इतिहास की ही निकली। फैक्ट नंबर 11। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई भी आइसबर्ग टूटकर समुद्र में गिरता है तो उस कंडीशन में एक मोमेंटम जनरेट होता है, जिसकी वजह से वो आइसबर्ग सीधा ही पानी के अंदर समा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कभी कभी बेहद ही रेयर सिचुएशंस में जब टूटने वाले आइसबर्ग की डेंसिटी उस एरिया में मौजूद सी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, तो उस कंडीशन में वो आइसबर्ग समुद्र में नीचे जाने की बजाय अपने आप ही जादुई वे में ऊपर हवा में उठने लगता है, जिसके कुछ सेकंड के बाद वो हवा में टूटकर वापस पानी में समा जाता है। तो ये तो बात हो गई उस रेयर फिनोमेना की, लेकिन चैनल पर जब तक रेयर वीडियो फुटेज नहीं तब तक मजा नहीं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक आइसबर्ग को पानी में सीधा नीचे जाने की बजाय कुछ इस तरीके से जादुई वे में ऊपर उठकर टूटता हुआ फिल्माया गया है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस वीडियो क्लिप को इस फिनोमेना की काफी ज्यादा रेयर वीडियो क्लिप भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 10। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी भी लिक्विड को किसी भी ग्लास या फिर चेंबर के अंदर डाला जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो लिक्विड हमेशा ही उस ग्लास या फिर चेंबर की निचली सतह पर ही रहता है। ये मैटर नहीं करता है कि वो लिक्विड कितना पतला है या फिर थिक, राइट। लेकिन क्या आपको पता है कि सितंबर 2020 में पेरिस में की गई एक रिसर्च से ग्रेविटेशनल फोर्स की इस लॉ की पूरी धज्जियां ही उड़ गई हैं। असल में दोस्तों अभी हाल ही में पेरिस में की गई रिसर्च से ये बात पूरी तरीके से साफ हुई है कि अगर किसी भी थिक लिक्विड को किसी भी एयर टाइट चेंबर के अंदर डालकर एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस को दिया जाए तो वो लिक्विड ग्रेविटी को ही निगलेक्ट कर देता है। ना सिर्फ वो ग्रेविटी को निगलेक्ट करता है बल्कि वो अपने आप ही चेंबर में ऊपर उठकर हवा में तैरने लगता है। हालांकि इस चीज को समझाना किसी भी साइंटिस्ट के लिए अभी काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये फिनोमेना काफी ज्यादा नया है, लेकिन फिर भी कुछ वीडियो क्लिप्स की सहायता से मैं आपको इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें जब एक थिक लिक्विड को एक ग्लास कंटेनर में डाला जाता है तो वो लिक्विड ग्रेविटी की वजह से चेंबर के बॉटम की तरफ अपने आप ही फ्लो करने लगता है। लेकिन जैसे ही इस चेंबर में वाइब्रेशन को शुरू करके इसको अपसाइड डाउन फ्लिप किया जाता है तो वो लिक्विड कुछ इस तरीके से कंटेनर की ऊपरी सतह से ही चिपका रहता है। ना सिर्फ वो चिपका रहता है बल्कि जब इसी चीज को काफी बड़े स्केल पर किया जाता है तो यहां पर हमें यह देखने को मिलता है कि वो लिक्विड उस चेंबर में मौजूद एयर को नीचे की तरफ पुश करके अपने आप को कुछ इस तरीके से खुद ब खुद ही उठा लेता है। अब यहां पर सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों कि अगर उस कंडीशन में इस लिक्विड के बॉटम में किसी भी ऑब्जेक्ट को टच किया जाता है तो वो फ्लूइड उसी प्रेशर की मदद से उस ऑब्जेक्ट को भी कुछ इस तरीके से अपने से बांध लेता है, जो कि अगेन ग्रेविटी के लॉ के बिल्कुल ही अपोजिट है। तो आप ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में हमें साइंस की बहुत सी थ्योरीज को बदलना पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको बताया कि साल 2015 में यूएसए में की गई रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि ऑलमोस्ट 96% ड्राइवर्स टनल में एंट्री करते समय उस टनल के पास लगे इंस्ट्रक्शन बोर्ड पर कभी भी नजर डालते ही नहीं हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए हमें अक्सर टनल्स के अंदर एक्सीडेंट्स या फिर व्हीकल में आग लगी हुई नजर आती है। तो भाई दोस्तों क्या आपको बताया कि इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के द्वारा इस पूरी दुनिया की सबसे पहले सॉफ्ट बैरियर को बनाकर तैयार किया गया है। असल में दोस्तों इस बैरियर को बनाने के लिए काफी तेज फ्लो में पानी को ऊपर से नीचे की तरफ डाला जाता है, जहां पर लेजर्स की सहायता से उसी बहते हुए पानी के ऊपर स्टॉप या फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाता है। अब यहां पर सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि अगर कोई भी व्हीकल उस सॉफ्ट बैरियर को भी इग्नोर करके आगे की तरफ बढ़ता है तो इस पानी के अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जिसके चलते हुए जैसे ही वो व्हीकल टनल के अंदर पहुंचता है वो अपने आप ही ग्लो करना शुरू कर देता है, जिसके चलते हुए ऑस्ट्रेलियन पुलिस को बेहद ही आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा पर्टिकुलर व्हीकल सॉफ्ट बैरियर को तोड़कर आगे बढ़ा है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों पिछले दिनों इंस्टाग्राम पर एक व्यूअर के द्वारा मेरे को एक वीडियो क्लिप भेजी गई जहां पर जैसे ही एक इंसेक्ट एक प्लांट की लीफ के ऊपर पहुंचता है वो लीफ कुछ इस तरीके से अपने आप ही बंद होकर उस इंसेक्ट को जकड़ लेती है। और ये चीज आपने काफी ज्यादा मूवीज में भी देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक प्लांट को बिना आंखों के कैसे समझ में आ जाता है कि किस इंसेक्ट को अपनी लीफ में जकड़ कर कैप्चर करना है और किसे जाने देना है? नहीं तो माय इंडिया फैमिली एक बार फिर से तैयार हो जाए अपनी साइंस क्लास में चलने के लिए। असल में दोस्तों इस प्लांट का नाम वीनस फ्लाई ट्रैप है जो कि यूजुअली यूएसए और कैरोलिना में पाए जाते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे
कि प्लांट किसी भी इंसेक्ट या फिर फ्लाई को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए अपनी लीफ के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में नेक्टर को प्रोड्यूस करता है। आप जैसे ही कोई भी इंसेक्ट या फिर फ्लाई उस नेक्टर को पीने इस प्लांट के ऊपर पहुंचती है तो उसको ये कुछ इस तरीके से अपनी लीफ में जकड़कर खत्म कर देता है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न तो यही खड़ा होता है कि आखिर इसे कैसे समझ में आ जाता है कि किसे जकड़ना है और किसे जाने देना है। असल में दोस्तों इस चीज को समझने के लिए ये इस्तेमाल करता है अपने ट्रिगर हेयर का, जिसे कि सेंसिटिव हेयर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इसी प्लांट की इसी लीफ के ऊपर ग्रो करते हैं। अब जैसे ही कोई भी इंसेक्ट इस लीफ के ऊपर आकर सबसे पहले ट्रिगर हेयर को टच करता है तो इस प्लांट का ट्रैप मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है। अब अगर वो इंसेक्ट विद इन 20 सेकेंड्स दूसरे हेयर को टच करता है तो ये प्लांट उसके साइज को भांप लेता है। एंड इन द लास्ट अगर अगले 10 सेकंड के अंदर वो तीसरे ट्रिगर हेयर को टच करता है तो ये प्लांट उसको कुछ इस तरीके से जकड़कर खत्म कर देता है। लेकिन अगर इन हेयर टचिंग के टाइम में ज्यादा जल्दी या फिर देरी होती है तो ये प्लांट ये समझ जाता है कि उस इंसेक्ट का साइज या तो बहुत ज्यादा छोटा है या फिर उसकी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा बड़ा, और उस केस में ये उस इंसेक्ट को अपनी लीफ के ऊपर से जाने देता है। सो आई होप आज आपको इसके पीछे की असली साइंस भी समझ आ गई होगी। फैक्ट नंबर 7, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में मौजूद सभी देशों में टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ यूनिक एक्टिविटीज होती रहती हैं, और उसी की टच पर क्या आपको पता है कि चाइना में हर साल स्कूल, कॉलेजेस या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा अपने स्टूडेंट्स या फिर एम्प्लॉइज के स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए कुछ इस तरीके की पिलो फाइट्स को आयोजित किया जाता है। असल में दोस्तों चाइनीज का ऐसा मानना है कि इन तरीके की पिलो फाइट्स की वजह से स्टूडेंट्स या फिर एम्प्लॉइज के स्ट्रेस लेवल कम होने के साथ साथ उनका दूसरे के प्रति गुस्सा भी कम हो जाता है, क्योंकि वो अपने गुस्से को दूसरे इंसान के साथ पिलो फाइट करके एडजस्ट कर लेता है। अब इस वीडियो को पॉज करके आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर इस चीज को इंडिया में लाया जाए तो यहां पर क्या हम अपने स्ट्रेस लेवल को कम करेंगे या फिर सामने वाले को मार मार कर उसका बीपी ही बढ़ा देंगे। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आपने बिग बॉस जैसे बहुत से टीवी रियलिटी शोज तो जरूर देखे होंगे जिसमें कुछ लोगों को एक घर में बंद करके उनके पूरे दिन की एक्टिविटी को ट्रिम करके 1 घंटे का शो बनाकर लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि साल 2017 में आइसलैंड इसी चीज को एक नेक्स्ट लेवल पर ले गया था। असल में दोस्तों साल 2017 में आइसलैंड में कीपिंग अप विद द कैट्रिशियंस नाम की रियलिटी शो को लॉन्च किया गया था, जहां पर एक घर में मौजूद 4 बिल्लियों को 24/7 लाइव स्ट्रीम करके लोगों के सामने रखा जाता था। एंड बिलीव मी साल 2017 में यह कॉन्सेप्ट आइसलैंड में काफी बड़े स्केल पर फेमस भी हुआ था, और तभी से यह शो दुनिया के कुछ चुनिंदा अजीबोगरीब रियलिटी शोज में से भी एक शो बन चुका है, जहां पर कुछ और नहीं बल्कि 4 बिल्लियों को 24 घंटे लाइव स्ट्रीम करके लोगों के सामने टीवी पर दिखाया जाता था। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी इंसान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए किस हद तक जा सकता है? नहीं तो बिलीव मी ये वाला फैक्ट आपको ये सोचने पर मजबूर जरूर कर देगा। मिलिए कैथी जंग से, जो कि यूएसए की एक सिटीजन है। क्वीन ऑफ हार्ट के नाम से मशहूर इस लेडी के नाम दुनिया की सबसे छोटी वेस्ट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है। लेकिन आखिर एक इंसान की कमर इतनी पतली कैसे हो सकती है? असल में दोस्तों इन्होंने दुनिया की सबसे पतली कमर को पाने के लिए 12 सालों तक कॉर्सेट को अपने शरीर से अलग किया ही नहीं, जिसके चलते हुए इनकी कमर का साइज महज 15 इंच हो गया। और यही चीज हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर एक इंसान सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए किस हद तक जा सकता है। एंड प्लीज आप इस चीज को ट्राई बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये चीज वास्तव में काफी ज्यादा खतरनाक जरूर है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपने जेली बीन्स को कभी ना कभी खाया तो जरूर होगा, और अगर आपने इनको खाया है तो आपने इस चीज को भी नोटिस जरूर किया होगा कि जेली बीन्स का आउटर शेल हमेशा ही काफी ज्यादा शाइनी बनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर जेली बीन के आउटर शेल में ऐसा क्या डाला जाता है जिसकी वजह से वो कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा शाइन करता है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन ऑलमोस्ट सभी जेली बीन्स के आउटर शेल को शाइनी बनाने के लिए उसमें लेडी लैक बग के द्वारा प्रोड्यूस किए गए कैकून को क्रश करके डाला जाता है। असल में दोस्तों ये एक स्टिकी लिक्विड होता है जो कि समय के साथ सूखने के बाद हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, और इसी को ही इथेनॉल के साथ मिक्स करके फूड प्रोसेसिंग में किसी भी जेली बीन के आउटर शेल को शाइनी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस फैक्ट से पहले जेली बीन के सीक्रेट को आप जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपने मिशेलिन टायर में यूज होने वाले इस एनिमेटेड कैरेक्टर को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में मिशेलिन टायर बेबी सिंड्रोम नाम का एक बेहद ही रेयर स्किन डिसऑर्डर भी मौजूद है। असल में दोस्तों इस डिसऑर्डर को कुंजे राइम सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें किसी भी बेबी की स्किन कुछ इस तरीके से मल्टीपल सिमेट्रिक सर्कल्स या फिर बैंड की शेप में डेवलप होती है, जिसके चलते हुए उस बेबी के हाथ या फिर लेग्स मिशेलिन के उसी एनिमेटेड कैरेक्टर की तरह दिखने लगते हैं। अब यहां पर सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है दोस्तों कि इस डिसऑर्डर का भी मेडिकल साइंस पर अभी तक प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद
नहीं है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में अहमदाबाद के 6 साल के अरहम ओम तलसानिया ने पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा को क्लियर करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व में सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिया है। सच में गर्व होता है इंडियन यूथ पर। फैक्ट नंबर 1। पटरी के बगल में इन तरीके के बॉक्सेस को क्यों लगाया जाता है? एंड स्पेशल थैंक्स टू खुशी जिन्होंने इंस्टाग्राम पर मेरे से इन बॉक्सेस के बारे में पूछा। असल में दोस्तों रेलवे ट्रैक के बगल में लगे हुए इन बड़े एल्यूमिनियम बॉक्सेस का काम सिर्फ और सिर्फ डेटा को स्टोर करना होता है, जो कि इनको कुछ इस तरीके की येलो डिवाइसेस या फिर बॉक्स के थ्रू भेजा जाता है। तो अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि फिर आखिर इन तरीके की येलो बॉक्सेस को किसी भी पटरी के पैरेलल क्यों लगाया जाता है? असल में दोस्तों इन तरीके के बॉक्सेस के बहुत सारे काम होते हैं और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इन बॉक्सेस को अप्रॉक्सीमेट एक दूसरे से हर 5 किलोमीटर की दूरी पर इंस्टॉल किया जाता है। साथ ही साथ इन सभी बॉक्सेस को एक फाइबर लाइन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट भी किया जाता है। अब दोस्तों अगर किसी भी सिचुएशन में ट्रैक के ऊपर मौजूद हाई टेंशन लाइन शॉर्ट करती है या फिर उसमें फ्लक्चुएशन होता है तो उस कंडीशन में ये बॉक्स तुरंत ही इसके पास लगे बड़े एल्यूमिनियम बॉक्स को पावर सप्लाई ऑफ करने की कमांड देते हैं, जिसके चलते हुए ट्रैक के उस हिस्से में ट्रेवल करने वाली ट्रेन अपने आप ही रुक जाती हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन या फिर शॉर्ट सर्किट से वैगन या फिर इंजन को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। अब दोस्तों बात अगर दूसरे काम की जाए तो इन सभी बॉक्सेस को एक केबल के थ्रू रेलवे ट्रैक से कनेक्ट किया जाता है, जिसके थ्रू ये रेलवे ट्रैक की कंटिन्यूटी को हर वक्त मापते रहते हैं। अब अगर उस सिचुएशन में ट्रैक कहीं से भी टूट जाता है तो तुरंत ही इन बॉक्सेस को उस चीज की जानकारी मिल जाती है, जिसके चलते हुए ये अगेन उस एरिया की इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई भी ट्रेन बाई चांस उस एरिया में फिर भी एंटर कर जाती है तो भी वो अपने आप ही रुक जाती है। अब दोस्तों बात अगर तीसरे काम की जाए तो वो ये है दोस्तों कि अगर किन्हीं भी दो बॉक्सेस के बीच कोई भी ट्रेन या फिर वैगन छूट गया है या फिर खड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में अगर पीछे से कोई भी ट्रेन आती है तो ये तुरंत ही सिग्नल्स को रेड करके पीछे से आने वाले ट्रेन के ड्राइवर को वार्न करके इस बात की जानकारी देते हैं। अब दोस्तों बात अगर अगले काम की जाए तो ये बॉक्सेस इनके पैरेलल गुजरने वाली ट्रेन के एक्सेल्स को भी काउंट करने का काम करते हैं। असल में दोस्तों इन बॉक्सेस से एक केबल के थ्रू कनेक्ट करके ट्रैक पर एक ऐसी डिवाइस भी रखी जाती है जो इनके ऊपर से गुजरने वाली ट्रेन के एक्सेल्स को काउंट करती है, जिसकी जानकारी ये बॉक्स एक केबल के थ्रू अगले बॉक्स तक भी पहुंचाते हैं। अब दोस्तों अगर किन्हीं भी दो बॉक्सेस के बीच किसी भी ट्रेन का वैगन ट्रेन से अलग हो जाता है तो अगले बॉक्स पर एक्सेल की काउंटिंग में फर्क आ जाता है, जिसके चलते हुए ये बॉक्स तुरंत ही इंजीनियर्स को वार्न करके ये बताने लगता है कि इस पॉइंट से गुजरने वाली ट्रेन के टोटल नंबर ऑफ एक्सेल्स कम हो चुके हैं, जिसका साफ मतलब है कि उस ट्रेन के कुछ डिब्बे बीच रास्ते में ही छूट गए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि छोटे से बॉक्सेस ट्रेन के सफर को और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए पटरी के बगल में इंस्टॉल किए जाते हैं। सो फाइनली अब आप इन बॉक्सेस के सभी कामों को जानते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।